हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आप ऑल ऑफ यू गुड। तो चैप्टर नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12th। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में अब तक हम बच्चों मेन टॉपिक्स जो थे हमारे पास वो लेबर सप्लाई, वर्कफोर्स, लेबर फोर्स, उसके अलावा बेटा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? आज की क्लास में टॉपिक हमारे पास है जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। उसके बाद काफी टॉपिक और भी हैं, जितना आज हो पाएगा उतना करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में सबसे पहले टॉपिक से शुरू करेंगे हम जॉबलेस ग्रोथ। तो बेटा जितने भी टॉपिक हमने पहले किया, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आपने रिवाइज किया होगा। तो लगातार आप जो भी टॉपिक क्लास में होते हैं साथ साथ रिवाइज करते रहें, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है, बाद में याद नहीं आती है चीजें कि क्या बताया था। इसीलिए साथ साथ चलेंगे, बेटर रहेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट पार्ट 2। आज की क्लास में पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक दोस्तों, जॉबलेस ग्रोथ। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? देखो बेटा, नाम में कुछ बात है। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ भी है लेकिन लोगों के पास जॉब भी नहीं है। किसकी ग्रोथ की बात हो रही है बेटा? अगर मैं बोलूं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मान लिया, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होती। ग्रोथ के लिए आपको दो चीजें जरूरी है बेटा। ग्रोथ के लिए आपको दो चीजें जरूरी हैं। ग्रोथ के चक्कर में आप अगर लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, पॉपुलेशन जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन जो विलिंग टू वर्क है उनके लिए अगर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना भूल जाते हैं, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री ग्रो तो कर जाती है बट जॉबलेस ग्रोथ कहलाती है। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, आपकी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो ना, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो हो रही है वो टेक्नोलॉजी के अपडेट होने की वजह से ज्यादा हो रही है, एज कंपेयर टू हम इंप्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। देखो, हमारी इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी टाइम के साथ साथ मॉडर्नाइज होती है, ओके। लेकिन ये देखो ना कि आपकी कंट्री के अंदर कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। जिस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम है वहां मैं मान सकता हूं कि टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो। अब जॉब क्रिएट करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है जितनी होनी थी। लेकिन जिन कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होता है बेटा, वहां पे अगर हम ग्रोथ करेंगे इकोनॉमी की, वो टेक्नोलॉजी की वजह से करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 लेबर काम करती हैं और वही काम मशीन से भी हो सकता है। अब क्या किया गया कि 10 लेबर में से 8 लेबर को हटा के मशीन लगा दी। 2 बंदे तो मशीन ऑपरेट करने के लिए भी चाहिए यार, तो मशीन लगा दी। अब 8 बंदों को तो हटा दिया गया और सोचो हर ऑर्गेनाइजेशन मशीन लगाई जा रही है। जो काम लेबर से होता है वो सब मशीन से कर रही है। देखो, करना चाहिए, जरूरी है मॉडर्नाइजेशन, टाइम भी कम लगता है, बट आपकी कंट्री में कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है ये देखो। अगर हम हर ऑर्गेनाइजेशन में मशीन यूज करेंगे, मैकेनाइजेशन यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी अपडेट करेंगे, तो जो लेबर अनएम्प्लॉयड है बेचारी वो कहां जाए? अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ता ही रहेगा। ग्रोथ हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट हो रही है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही हो ड्यू टू टेक्नोलॉजी, उसे बोलेंगे बेटा जॉबलेस ग्रोथ, विदाउट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसा हो रहा है, मेरी बात समझना, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। जॉबलेस ग्रोथ refers to a situation when level of output in the economy tends to rise. Output level बढ़ रहा है, okay, but owing to innovative technology without any perceptible rise in the level of employment. Employment नहीं बढ़ी, यहां गलत हो गए। अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कम होती, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना होती, तो आप टेक्नोलॉजी 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 अपग्रेड करते रहते, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइजेस। हम ये बोलते हैं ना, ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? कि जीडीपी का लगातार बढ़ते रहना। इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। लेकिन इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो दो तरीके से कर सकते हो आप बेटा।
या तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, जितनी ज्यादा कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगी इसका मतलब हमारी कंट्री में आउटपुट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या फिर आप टेक्नोलॉजी बेटर कर लो तो भी आपकी आउटपुट बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेटर टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान नहीं देते हो, तो कंट्री ग्रो तो कर रही है बेटा, लेकिन जॉबलेस, लेकिन जॉबलेस। मेरी बात समझ में आई? देखना बेटा, इन पुअर कंट्रीज, हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग नेशन, इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया, where there is staggering unemployment, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम मीनिंगफुल only when it is associated with greater opportunities of employment। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझ में तब आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तब मीनिंगफुल है जब आपकी कंट्री में ग्रोथ तो हो रही होगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो रही होंगी, ठीक है? सो दैट पॉवर्टी इज कम्बाटेड। देखो बेटा, जितनी कम आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है, या फिर हम बोलेंगे जितनी ज्यादा आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उतनी ज्यादा पॉवर्टी भी होगी, आप और गरीब हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे उस टाइम, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग जीडीपी मोर थ्रू टेक्नोलॉजी देन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? हमारी कंट्री में आपने देखा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी सारी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं। जितनी ज्यादा एमएनसीज होंगी, समझ जाओ दूसरे देश की कंट्री में जो होता है वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाता है, वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। और एमएनसी का मतलब ही क्या है? दूसरे देश की कंपनी हमारी कंट्री के अंदर। अब दूसरे देश की जो कंपनीज हैं वो किस पे ध्यान देंगी? टेक्नोलॉजी पे। वो कैसे टेक्नोलॉजी यूज करेंगी? ऑब्वियस, जहां लेबर का यूज कम, मशीन का यूज ज्यादा। तो एमएनसी जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा समझ लो कि आपकी कंट्री में जो अनस्किल्ड लेबर है, कम पढ़े लिखे लेबर, उसको जॉब तो मिलनी नहीं है, समझ रहे हो? और वही लोग कंट्री में ज्यादा है हमारी, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती चली जाएगी। ये पॉइंट जरूर आएगा, इसको ध्यान देना, समझ में आएगा आपको। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट? लगातार जो अनएम्प्लॉयमेंट चलती रहे, कभी खत्म ही ना हो, क्रॉनिक होती है। तो जितनी ज्यादा आप जीडीपी बढ़ाओगे ड्यू टू टेक्नोलॉजी, बिना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किए, उतनी ज्यादा आपकी कंट्री में जॉबलेस ग्रोथ होगी। ग्रोथ तो हो रही होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही होगी। तो वाई वी आर रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम टेक्नोलॉजी पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं? इसका रीजन भी तो होगा, तो पढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना। कह रहे कि सबसे पहला रीजन है कि आर ग्रोथ प्रोसेस इज बीइंग हाईजैक बाय एमएनसी। ये बात आ गई समझ? हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और उनका जो एम होता है वो ये होता है कि हम स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज करें, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करें, हम लेबर का यूज कम करें। वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं हम मशीन यूज ज्यादा करें रेदर देन यूज ऑफ मैन पावर। अब सोचो, उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई मैन पावर को तो लेना ही नहीं है, जो भी लेना है स्किल्ड वर्कफोर्स लेनी है, थोड़ा बहुत हमारा काम कर देगी, बट हम मशीन यूज कर ज्यादा करना चाहते हैं। तो जिस कंट्री में एमएनसी ज्यादा हो और सारी एमएनसी ये सोचे कि मैन पावर का यूज हमें करना ही नहीं है, तो आपके लोग कहां जाएंगे? तो our growth process is being increasingly hijacked by MNCs. These companies specialize in achieving high growth through, ये दो पॉइंट दोबारा रिपीट हो गए, ठीक है? एक पॉइंट करना, उसके बाद है the above obvious result is that कि ग्रोथ इज मूविंग फास्टर। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन बिना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किए। दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। समझ आया बेटा? ओके, चलो। तो बेटा जॉबलेस ग्रोथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सिंपल, एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ में बताता हूं कि आपकी कंट्री में ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या है? सबसे पहले कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपकी कंट्री में कंटिन्यू लगातार बढ़ती जा रही है, आप बोलोगे ग्रोथ हो रही है। यार गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए लोग तो चाहिए, मशीन भी चाहिए। अब चूज कर लो आपको ज्यादा क्या यूज करना है। अगर आप चूज करते हो मशीन, तो लेबर तो घर बैठ गई। और आपकी कंट्री में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है सोचो। पुअर कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। आप तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन बता रहे हैं आप। जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पे है, टीचर बता रहे हैं क्यों है? क्योंकि यहाँ मशीन का यूज ज्यादा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बहुत ज्यादा तो एमएनसीज हैं, उनको देख के हम भी कर लेते हैं।
है ना? तो लेबर का यूज तो हुआ नहीं। तो ग्रोथ तो गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन नहीं रुक रहा, वो तो लगातार हो रहा है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट, मैन पावर के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही और जीडीपी ग्रोथ किए जा रहे हो ड्यू टू टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ, वेरी सिंपल। समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है बेटा कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे कैजुअलाइजेशन। एक बात बता दो कि कैजुअल लेबर क्या होती थी। कैजुअल लेबर वो थी जो परमानेंट पेरोल पे काम नहीं करती, पर डे वेज के हिसाब से काम करती है। सुबह जाएगी शाम को आएगी, पर डे वेजेस दिहाड़ी अपनी लेके आएगी, उसे बोलते हैं कैजुअल लेबर। तो हमारी कंट्री में आपको पता होना चाहिए कि हायर्ड जो एम्प्लॉइज हैं या हायर्ड लेबर है उसका नंबर ज्यादा है या कैजुअल लेबर का नंबर ज्यादा है। तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सर हमारी कंट्री में इंडिया में कैजुअल लेबर जो है ना उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। और कैजुअल लेबर का नंबर लगातार अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर बढ़ता चला जाए, इस पर कैजुअलाइजेशन। सिंपल है। तो एन इंटरेस्टिंग फीचर of our workforce is that it includes large percentage of casual worker। याद रहे, भूलना नहीं है। And their number is trending up। ठीक है। तो कैजुअलाइजेशन हुआ क्या? Casualization of workforce refers to situation when the percentage of casually hired workers, मेरी बात समझना, casually hired workers, permanent की बात मैं नहीं कर रहा, in the total workforce tends to rise over time, बढ़ता जा रहा है, is called casualization। ठीक है। अब उसके बाद इससे होगा क्या और ये क्यों हो रहा है? आपको पता है कि आपकी कंट्री में हम बोलेंगे कि लगभग 70% एरिया, 70% ऑफ एरिया रूरल है। और रूरल एरियाज के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हम नहीं, हम मानते हैं। और उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर होता है सीजनल बेटा, 4 महीने 5 महीने 6 महीने काम है, फिर नहीं। और पूरी फैमिली एग्रीकल्चर में लग जाती है और एग्रीकल्चर करती है, जबकि जरूरत नहीं है सारे लोगों की। इसका मतलब वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है। जरूरत 5 लोगों की है, काम कर रहे हैं 8 लोग, तो 3 फालतू में काम कर रहे हैं ना, वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। अभी आगे आएगी ये चीज। वो दिख रहा है काम कर रहे हैं पर एक्चुअल में उनकी जरूरत नहीं है, कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड। काम तो कर रहे हैं फिर भी डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। करेंगे आगे, बताऊंगा। तो रूरल एरियाज के अंदर ना ये चीज है। अब जब 6 महीने एग्रीकल्चर होता है उसके बाद एग्रीकल्चर नहीं होता, वो खाली होते हैं, तो माइग्रेट कर जाते हैं वो अर्बन एरियाज में। पढ़े लिखे तो है नहीं, ये तो है नहीं कि उनको सैलरी मिल जाएगी, अच्छी जॉब लग जाएगी कंपनी के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो कैजुअल लेबर वाला काम करते हैं और क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, है ना। पर डे वेज के हिसाब से काम करते हैं, कहीं पर मिल जाए तो इसी वजह से हमारी कंट्री में कैजुअलाइजेशन ज्यादा है बेटा। समझना पॉइंट्स को। कह रहे व्हाई द बल्क ऑफ पॉपुलेशन इज कैजुअलाइज्ड, क्यों होती जा रही है? रीजन इज सिंपल। द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरिया। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मर्स की बात हो रही है। People work on their farms and fields not because everybody is gainfully employed, not because everybody is contributing to output। जरूरी नहीं है कि सभी लोग फार्म पे काम कर रहे हैं तो सभी के सभी लोग आउटपुट में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, नहीं। जरूरत 10 की है, काम वहां 20 कर रहे हैं, 10 लोग फालतू में लगे हुए हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट सिंपली बिकॉज मेनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग नॉन फार्म जॉब्स। वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो कहीं गए नहीं काम ढूंढने के लिए, या तो और गए तो काम मिला नहीं, इसलिए वो फार्म पे लगे। कुछ तो कर ले ना खाली बैठने से, वो ये करते हैं। तो दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म ओनली फॉर द नेम सेक, नाम मात्र के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका कोई भी, उन्हें बोलते हैं डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड बेटा। तो टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज, कुछ अपॉर्चुनिटी अगर दिखती हैं वो चांस लेते हैं, जाते हैं, माइग्रेट होते हैं गांव से शहर में। एंड कब जाते हैं? जब एग्रीकल्चर नहीं हो रहा होता। बेसिकली 6 महीने का काम है, 6 महीने खाली बैठे हुए। मोर ऑफन देन नॉट, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर ही ले। दे गेट एम्प्लॉयमेंट, उनको काम तो मिल जाएगा। कैसा काम मिलेगा आप सोचो? मजदूरी वाला काम मिलेगा, कैजुअल वर्क वाला काम मिलेगा, डेली वेज वाला काम मिलेगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं बेटा। लीडिंग टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री में इसलिए बोल रहे हैं कैजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन
स्किल्ड वर्कर इन अर्बन एरिया, अब गांव की बात नहीं कर रहा, आप शहर की बात कर रहा हूं, अर्बन एरिया में भी स्ट्रगल है रेगुलर जॉब्स के लिए। दिस इज ओइंग टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। Unemployment is huge that the bargaining power of worker is significantly reduced और bargaining power of employer is very high in India। मेरी बात समझना बेटा, कि गांव तो छोड़ो, शहर के अंदर भी रेगुलर वेज पे काम मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं अनस्किल्ड लेबर की, और कुछ ऐसी लेबर जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, वो भी अगर कहीं काम ढूंढते रेगुलर पे तो नहीं मिल पाता, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड में वो क्या करता है, एंड में कोई जोमैटो स्विगी पे डिलीवरी कर रहा है, कोई उबर ओला चला रहा है, कोई ऐसे काम कर रहा है कि दिन की कुछ दिहाड़ी बन जाए। समझ रहे हो, कोई कार्ट लगा लेता है, एज अ वेंडर बन जाता है, स्ट्रीट वेंडर बन जाता है। तो ये दिक्कतें हमने देखी हैं और आप भी देखते होगे, ये रियलिटी है कि काम नहीं मिलता रेगुलर, लोग ढूंढते हैं, नहीं मिल रहा, चल यार अब कुछ अपना ही कर ले, और अपना करेंगे तो क्या करेंगे, या फिर कहीं काम ढूंढ लेते तो कैसा काम मिलेगा, ऑब्वियस कैजुअल लेबर वाला काम मिलेगा फिर। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। गांव से ज्यादा है कैजुअलाइजेशन, गांव की वजह से कैजुअलाइजेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे तो सब फार्म पे काम करते हैं। अर्बन में भी है, ऐसा नहीं अर्बन में कैजुअलाइजेशन नहीं है। लेबर क्लास जो अर्बन में रहती है वो कहां से आई है, रूरल से आई है, लेकिन उसके अलावा और भी है जो अर्बन की हैं, कुछ और काम करते हैं पर डेली वेज का काम करते हैं। समझ रहे हो, तो कैजुअलाइजेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इज इनफॉर्मलाइजेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब एक बात बता, इनफॉर्मलाइजेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो हमने बात करी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अब मैं आपको बात करता हूं सेकेंडरी सेक्टर की। फार्मर्स को छोड़ दो एक मिनट के लिए। तो सेकेंडरी सेक्टर में कुछ इंडस्ट्रीज होती है, फर्म्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हैं, कुछ ऐसे इंटरप्राइजेज हैं जहां पे 10 से कम लोग काम करते हैं। बेटा जहां पे 10 से कम लोग काम करें ना, 2 3 4, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को छोड़ दो, 10 से कम लोग काम करें, वो अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर है। वहां कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, या हम बोलते हैं बोनस या पेंशन, ये चीजें नहीं मिलेंगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रजिस्टर्ड ही नहीं है कोई, बस 5 7 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग वर्किंग हो, वो दिखता है कि हाँ ये ऑफिस बना हुआ है ना, और ये ऑर्गेनाइज्ड है, सबके अलग अलग अपने काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज हैं, और वो रजिस्टर्ड भी है, और वहां पर प्रॉपर सारे बेनिफिट भी मिलते हैं वर्कर्स को। वेज लॉ का बेनिफिट होगा, मिनिमम वेजेस का, या ईएसआई इंश्योरेंस मिल गया उनको, या प्रोविडेंट फंड में उनका पैसा कटता है, या ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन वाला काम भी वहां पे हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज, दोनों की बात कर रहा हूं। एक तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है, जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी वहां पे होती है। और इनफॉर्मल समझ गए आप। तो हमारी कंट्री में क्या ज्यादा है, फॉर्मलाइजेशन या इनफॉर्मलाइजेशन, ये बताना है। पहले बताना है इनफॉर्मलाइजेशन होता क्या है। इनफॉर्मलाइजेशन पूछ रहे हैं आपसे, फॉर्मलाइजेशन नहीं पूछ रहे। व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर। कौन सा सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि बड़े बड़े ऑफिसेस, कंपनीज, समझ रहे हो, जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या है, फॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो सब फॉर्मल ही है बेटा। पब्लिक इंटरप्राइजेस सब फॉर्मल है। प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट जिनमें 10 से ज्यादा लोग काम, वो सब क्या है, फॉर्मल सेक्टर। और वहां पर सब फॉर्मल वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें फॉर्मल वर्कर्स बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल है। इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एंटरप्राइजेस व्हिच हायर लेस देन 10 वर्कर्स। यहां गवर्नमेंट की बात क्यों नहीं की हुई भाई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 10 से कम कभी हायर नहीं हुई, ठीक है। बिसाइड्स फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, उनको छोड़ दो एक मिनट के लिए, बाकी सब में अगर 10 से कम है तो हम बोलेंगे इनफॉर्मल सेक्टर है। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, डिफरेंस दिया हुआ है आपको फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। आप बोल सकते हो कि
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स। तो हम बोलेंगे बेटा वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो फॉर्मल वर्कर होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी पब्लिक इंटरप्राइज में या किसी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में जहां पे 10 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, 10 भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल वर्कर कौन होते हैं? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहां पे 10 से कम लोग हैं, छोटा सा एक ऐसा बना हुआ है कि यहाँ कुछ काम कर लेते हैं, आर एंटाइटल। फॉर्मल वर्कर जो हैं उनको क्या मिलता है? देखो, जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है, कोई पब्लिक डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहां पे उनको जरूर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन एक्सेट्रा। उसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इनफॉर्मल वर्कर्स जहां काम करते हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि फॉर्मल वर्कर्स जो हैं कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। इसका मतलब समझते हैं आप कि फॉर्मल वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। अब देखा होगा आपने, जब भी कहीं लेबर की स्ट्राइक होती है, लेबर अपनी डिमांड्स रखती है वेजेस बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो जो उनकी यूनियन होती है एक साथ आती है। तो यूनियन तो तब बनेगी ना जब लेबर का नंबर ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं कोई फॉर्मल सेक्टर होगा और जहां लेबर लॉस का बेनिफिट भी हो, जहां वो अगर कोई स्ट्राइक कर भी रहे हो तो उसका कुछ सुनने वाला भी हो। तो इनफॉर्मल वर्कर को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है ही नहीं। इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या लोकल डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो गए, हम बोलते हैं कि जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं वो हो गए। तो उनको आप कैसे फॉर्मल सेक्टर में काउंट कर सकते हो और कैसे उनको हम बोलेंगे कि हाँ वो लेबर यूनियन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं? नहीं। तो बेटा फॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं उनमें 10 या 10 से ज्यादा लोग जहां काम कर रहे हैं, बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, वहां पे ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ट्रेड यूनियंस वो नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे लोग ही बहुत कम है। और दूसरा, कोई फॉर्मल एक्टिविटी तो हो नहीं रही, फॉर्मल वर्क तो कोई हो नहीं रहा। दूसरी चीज, जो फॉर्मल वर्कर्स हैं, फॉर्मल सेक्टर के अंदर फॉर्मल वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहे थे, आपने देखा। उसके अलावा फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो भी बेनिफिट आप ले सकते हो लॉ का, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, लॉज बनी हुई है, मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, इंश्योरेंस एक्ट है, तो उसके अगेंस्ट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है, कोई डिस्प्यूट है, तो आपकी सुनवाई है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के अंदर तो आप प्रोटेक्टेड हो। आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो। किससे प्रोटेक्टेड हो बेटा? लेबर लॉस से। कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनको पता है कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय कुछ एक्शन ले सकता है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स, वो प्रोटेक्टेड नहीं है लेबर लॉस से या किसी और लॉस से। तो यहां पॉइंट है कि लेबर जो है वो प्रोटेक्टेड है, जो वर्कर्स हैं फॉर्मल वाले प्रोटेक्टेड हैं by various labor laws against uncertainties of the market। कल को कुछ भी हो जाए मार्केट में, कोई दिक्कत आ जाए, तो फॉर्मल वर्कर जो हैं उनके लिए लॉस बनी हुई है। लेकिन जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं रिमेन अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज एंड आर देयरफॉर हाईली वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। मेरी बात समझ में आ रही? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है रूरल एंड अर्बन अनइम्प्लॉयमेंट। गांव के अंदर और शहर के अंदर दोनों ही एरियाज में अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट दिखती है। मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि रूरल एरियाज के अंदर जो है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, जो सीजनल नेचर का है। ये हम बोलेंगे वहां पर ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, जरूरत कम की होती है, बट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट में, एक सीजनल और दूसरी हम बोलेंगे बेटा डिसगाइज्ड। ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट कहां होंगे? एग्रीकल्चर। क्वेश्चन बन सकता है कि रूरल एरियाज के अंदर मेन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? हम बोलेंगे सीजनल और डिसगाइज्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एग्रीकल्चर में जो जितने भी क्रॉप फार्मिंग फार्मर्स करते हैं, तो पूरे साल तो नहीं होती है, कुछ महीने काम है, कुछ महीने नहीं है। तो कुछ महीने जब फार्मर्स खाली होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि सीजन नहीं है जो वो क्रॉप करते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहां होगी बेटा? एग्रीकल्चर में होगी। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। अनदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
It occurs simply because agriculture is a seasonal occupation. During off season, often the farm workers are out of job, they have no work to do. The volume of seasonal unemployment depends upon the condition and the methods of cultivation in different states. इसका मतलब क्या है, हर अलग अलग स्टेट में ना फार्मर जो होते हैं उनका क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग होता है. कई फार्मर ऐसे होते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग करते हैं कि एक सीजन इसका है, ये उगा ली, दूसरे सीजन में दूसरी उगा ली. ये लेकिन ज्यादा नहीं होता है. अब जहां पर मल्टी क्रॉपिंग हो रही है वहां चलो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगी सीजनल वाली. लेकिन जहां पे मल्टी क्रॉपिंग नहीं होती, जहां पे भाई लैंड पे भी डिपेंड करता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, सॉइल कैसी है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है. तो कैसे मैं कह सकता हूं कि किसी भी एरिया में आप मल्टी क्रॉपिंग कर लो? नहीं. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सिर्फ सिंगल क्रॉपिंग हो पाती है, एक क्रॉप के लिए लैंड बना है, समझ लो. उस सॉइल की क्वालिटी ऐसी है कि एक ही क्रॉप देगी और कोई देती नहीं. तो उन एरियाज में मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर सकते. तो कह रहे हैं कि उसके बाद इट इज एस्टिमेटेड दैट द फार्मर हु ग्रोज वन क्रॉप, जो फार्मर एक साल में एक ही क्रॉप करता है, वो 5 से 7 महीने अनएम्प्लॉयड रहता है. कौन सा अनएम्प्लॉयड है? वो सीजनली अनएम्प्लॉयड है बेटा. इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर के अलावा देयर आर मेनी अदर सीजनल एक्टिविटी लाइक शुगर केन क्रशिंग हो गया, ब्रिक हो गया, किल्स हो गया. वर्कर्स एंगेज इन दीज एक्टिविटीज रिमेन ऑक्यूपाइड फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर. रेस्ट ऑफ द मंथ या रेस्ट ऑफ द पीरियड सॉरी दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. समझ में आया? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चर की वजह से होती है. इसमें एक और अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज के अंदर जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम बोल सकते हैं. हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बेटा? देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको. मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड पे, एक पीस ऑफ लैंड पे जो भी क्रॉप आप करना चाहते हो उसमें मान लीजिए 15 वर्कर्स रिक्वायर्ड है. 15 वर्कर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है. लेकिन अब क्या हुआ कि 15 वर्कर रिक्वायर्ड है, लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली है, गांव के अंदर तो ज्वाइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली होती है. मान लीजिए वहां पे हम बोलते हैं कि 20 के 20 लोग जो फैमिली में है ना, सारी फैमिली के लोग 20 के 20 वर्कर वहां पे काम पे लग गए. जरूरत सिर्फ 15 की है लेकिन काम पे लग गए 20. अब जो 5 वर्कर हैं बेटा, ये जो 5 वर्कर हैं, अगर इनको जॉब से हटा भी दिया जाए, इनको फार्म से हटा भी दिया जाए, तो भी आउटपुट उतनी ही आएगी जितनी 15 से आएगी. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर 5 वर्कर को हटा दें तो 15 बचे. जो आउटपुट 15 से आ रही है वही आउटपुट 20 से आ रही है, तो 5 फालतू में क्यों लगे हुए भाई, कुछ और काम कर लो. तो वो 5 जो वर्कर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड. वो दिखते नहीं है अनएम्प्लॉयड, वो काम कर रहे होते हैं पर जरूरत नहीं है उनकी, मोर देन रिक्वायर्ड काम कर रहे हैं. सुनिएगा ध्यान से. Disguised unemployment occurs when the number of workers engaged in a job is much more than actually required. जितने की जरूरत है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं. If some of them are withdrawn, जो एक्स्ट्रा लोग वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाए, तो आउटपुट will not fall. Example, if just 2 person are required, एक हेक्टर लैंड पे 2 person की रिक्वायरमेंट है लेकिन 5 person काम कर रहे हैं, तो 3 जो है वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है, वो एक्स्ट्रा है, वो फालतू में काम कर रहे हैं. तो इसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि वहां पर ज्वाइंट फैमिली होती है. मेरी बात समझ में आ रही है कि गांव के अंदर ज्वाइंट फैमिली है, सभी लोग काम करते हैं. नो मैटर द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर कितना है, वो काम करते हैं. पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यू टू श्रिंक विद एक्सपेंशन ऑफ फैमिली साइज इंप्लॉइंग ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्गाइजिंग प्रॉब्लम. मेरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. गांव के अंदर हम मान लो कि एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है. आपको पता है कि जनरेशन जनरेशन के हिसाब से लैंड बढ़ता चला जाता है, ठीक है. आज किसी का है, कल उसके बेटे का होगा, कल उसके बेटे का होगा. तो फैमिली साइज बढ़ता जा रहा है और ईच पर्सन के हाथ में होल्डिंग साइज फॉर कल्टीवेशन जो है लैंड के लिए वो कम बचता है. लैंड छोटा होता चला गया. भाई लैंड तो जितना है उतना ही रहेगा, उसको आप अलग अलग लोगों को दे रहे हो, फैमिली साइज बढ़ता जा रहा है, तो लैंड तो बढ़ता चला जाएगा टुकड़ों में. तो होल्डिंग साइज कम हो रहा है. अब होल्डिंग साइज छोटा है और पूरी फैमिली वहां लगेगी ना, तो एक्स्ट्रा ही लोग काम कर रहे होंगे. लैंड बड़ा होता तो अलग बात थी. तो होल्डिंग साइज छोटा हो गया, इसलिए ऐसा यहाँ पर होता है. दूसरी चीज कि गांव के अंदर जॉब ही कहाँ है एग्रीकल्चर के अलावा, तो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से सभी लोग फार्म पे काम करने हैं. उनको पता है कि चल कुछ तो मेहनत करके कुछ तो जल्दी काम हो जाएगा, तो वो चीज यहाँ पर है. तो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयमेंट
और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा रूरल एरियाज के अंदर। अब मैं बात करूंगा अर्बन की। अर्बन एरियाज के अंदर दोस्तों, अर्बन एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा हम बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल है, ठीक है, उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल है, साइक्लिकल है। इस सारी अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ेंगे बेटा, ओके। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे पास है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज के अंदर होती है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज में सभी लोगों को तो काम नहीं मिलता, उनको काम मिलता है पहले जो स्किल्ड है, और बाकी जो बच गए वो तो रह ही गए। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा? इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन, जो सबसे पहले पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, उन्हें काम मिल गया, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो रह ही गए। तो इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज, माइन में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन में, लेकिन काम उन्हें कहीं मिल नहीं रहा क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कॉज, मेन रीजन क्या है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के? मेन रीजन क्या है बेटा? देखो इंडस्ट्रीज का नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है, मान लिया इतना नहीं बढ़ रहा है कि जितनी पॉपुलेशन आपके देश की है उतना नंबर बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज का, नहीं। पॉपुलेशन बहुत फास्टर रेट से बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज इतने खुल नहीं पा रही है, तो लोग एक्सेस में है हमारी कंट्री के अंदर, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी तो कैसे मिलेगी जॉब्स? दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया। जो इंडस्ट्री खुलती है वो कहां खुलती है? अर्बन में। वही वाली बात हो गई पार्शियलिटी वाली। यार एक बात बताओ मेरी यार, कि हमारी कंट्री में 70% एरिया रूरल है, जहां पॉपुलेशन का परसेंटेज ज्यादा है वहां तो कुछ, और अर्बन एरियाज कम है वहां सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो आप रूरल में कंसंट्रेट कर सकते हो, करते क्यों नहीं फिर? क्योंकि वहां पे ना सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, फैसिलिटीज नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता जो इंडस्ट्री को चाहिए, सीधी सीधी बात है। पर पॉइंट तो बनता है ना कि फोकस कहां पे? अर्बन में। तो ओइंग टू कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज, देयर इज ग्रोइंग टेंडेंसी अमंग रूरल पीपल टू माइग्रेट टू अर्बन एरिया। फिर गांव वाले लोग शहर में आ जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। बट द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज नॉट बीन सो सिग्निफिकेंट। इतनी इंडस्ट्री नहीं एक्सपैंड हो रही जितनी जितने लोग हमारे पास आ चुके हैं। अर्बन में लोग आ गए, माइग्रेंट्स को भी जॉब दे रहे हैं, इतना इतना नहीं हुआ इंडस्ट्री का एक्सपेंशन। इसलिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्पिल ओवर है ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका क्वेश्चन मैंने देखा है कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स एज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल के लोगों के अर्बन में आ जाने से इंडस्ट्री में और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। समझ रहे हो यार? जो लोग इंडस्ट्री में काम करने के लिए विलिंग है वो कहां से आए हैं? अर्बन के भी हैं, रूरल के भी हैं। अब रूरल वाले लोग जो अर्बन में आए वो कहां काम करने के लिए आए? इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए। इंडस्ट्री में जब उनको नहीं मिली, कौन से अनएम्प्लॉयड? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड है। तो रूरल के लोगों के यहां आ जाने से इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाती है, स्पिल ओवर। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। थर्ड रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का। थर्ड रीजन, इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि बाहर की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। हम बात कर चुके हैं जॉबलेस ग्रोथ के अंदर, इंडिया में टेक्नोलॉजी पे फोकस ज्यादा है। भाई आपकी कंट्री में लोग कितने अनएम्प्लॉयड है वो तो देखो। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। हम क्या यूज कर रहे हैं? कैपिटल इंटेंसिव, मतलब लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। दिस लिमिट द लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। दिस फर्दर कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। उसके बाद अर्बन एरियाज में ही होते हैं एजुकेटेड लोग, और वो भी क्या है? अनएम्प्लॉयड। भाई फिर एम्प्लॉयड कौन से हैं? समझ में आता है आपको? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बच्चों, जॉब्स है नहीं। तो इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड पीपल इज ऑल्सो क्वाइट ग्रेव, बहुत ज्यादा है। It is a problem spread across all parts of country and poses a serious threat to social peace and harmony. सब परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। पता है एक स्टेटमेंट है कि रिसेशन क्या है? आपके नेबर की जॉब चली गई, वो रिसेशन। इट्स अ रिसेशन व्हेन योर नेबर लूजेस हिज जॉब्स, बट इट्स अ डिप्रेशन व्हेन यू लूज योर्स। आपके नेबर की जॉब जाती है तो ये रिसेशन है। कि हम बोलते हैं सामने वाला बंदा अनएम्प्लॉयड हो गया क्योंकि रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी में। भाई जिस दिन आपकी जाएगी ना,
तो लगता है कि और यार मेरी जॉब चली गई, आप डिप्रेशन में चले जाते। तो इंडिया में पढ़े लिखे होने के बाद भी जब जॉब नहीं मिलती ना, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक डिप्रेशन होता है कि मंदी, एक होता है डिप्रेशन दिमाग का। दोनों को लिंक कर दिया इस कोट ने। ये कोट बहुत अच्छी कोट है जो मैंने बोली आपको, तो कहीं ना कहीं दिखेगी आपको ये कोट। तो हम बोल रहे हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है बेटा? ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स बहुत खुलते जा रहे हैं, लेकिन जॉब तो है नहीं। पढ़ाई तो कर ली, सब कर लेंगे आप। तो द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज नॉट जॉब ओरिएंटेड। यार जब आपको पता है कि कई कॉलेज बोलते हैं प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट देंगे। हाँ, प्लेसमेंट देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जहां प्लेसमेंट नहीं मिल पाती। और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, डिग्री दे देंगे चलो टाटा बाय। तो यूनिवर्सिटीज को जॉब ओरिएंटेड होना पड़ेगा। डिग्री भी दो, साथ में जॉब दो। बच्चा बाहर आए, ग्रेजुएट होके आएगा, उसको जॉब हाथ में मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी जो रेट वाली। तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जॉब नॉट जॉब ओरिएंटेड, इट इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। कॉन्सिक्वेंटली डिग्री होल्डर्स ऑफन फेल टू फाइंड जॉब, फिर वो धक्के खाते हैं। तो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, sorry, increase in employment opportunities has significantly lagged behind the increase in size of educated labor force. जितने educated लोग बाहर आते हैं पढ़ के और willing होते हैं काम करने के, उतनी इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही है, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही हैं। जितने एजुकेटेड लोग बाहर आते हैं पढ़ के, कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री लेके बाहर आते हैं, तो साथ साथ जॉब भी होनी चाहिए। पता है क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि हमारी कंट्री में ना मैन पावर प्लानिंग नहीं है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। भाई कितने लोग बाहर आएंगे पढ़ के, उनको जॉब तैयार रखो उनके लिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, बट लोग इतने ज्यादा हैं, गवर्नमेंट भी क्या करेगी? तो कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया एज फॉलोज। अब कुछ कॉमन टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले एक बात जान लो कि इंडिया में नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज टेंडेड टू स्वेल। आपको पता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? कोई भी पर्सन जिसको जॉब नहीं मिल रही है, वो क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां पे जाके अपना नेम रजिस्टर करवाएं, तो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉल आते हैं, जॉब के लिए कॉल आते हैं। तो वहां पर नाम रजिस्टर कराने शुरू कर देते हैं लोग, वो रजिस्टर भरते जाते हैं, जॉब नहीं मिलती लोगों को। तो वही कह रहे हैं कि एजुकेटेड लोग इतने हो चुके हैं कि उनके नाम रजिस्टर में लिखे हैं बस कि मेरे को जॉब चाहिए, जॉब मिल नहीं रही। ये पुराने जमाने की चीज है वैसे। तो कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब इंडिया में रूरल हो या अर्बन, सबके मिला के हम कॉमन टाइप अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। सबसे पहली है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग काम करने के विलिंग हैं, काम करना चाहते भी हैं बट काम मिल नहीं रहा, नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a worker is willing to work, has ability to work but do not get work. He remains unemployed for full time. He is totally depend upon the family member. समझ में आ रहा है? कई लोग देखे होंगे आपने कि 24, 25, 26 साल के हो गए, जॉब ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रही, घर पे बैठे हुए। तो बहुत अपने आप को बुरा फील होता है कि जॉब नहीं मिल रही, मैं खाली बैठा हूँ, किसी पे डिपेंड हूँ। ठीक है, उसे बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दो वजह से होती है, एक तो टेक्नोलॉजी के बदलने से, और दूसरा चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। मेरी बातों को समझना ध्यान से। मान लीजिए, थोड़ा एग्जांपल पुराना लेते हैं कि जब बैंक्स में कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो लोग रजिस्टर पे एंट्री करा करते थे। जब कंप्यूटर्स आ गए तो कुछ लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, पर कंपनी ने बोला, बैंक ने बोला, भाई कंप्यूटर पे जो काम करने जिनको आता है वही जॉब पे रखे जाएंगे, बाकियों को निकाल दिया जाए। तो टेक्नोलॉजी की वजह से पुराने लोग जो जिनको नहीं आता चलाना कंप्यूटर्स को, उन्हें निकाल दिया। दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा आज की बात करते हैं। आज इतने सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए हैं। जीएसटी जब से आया है, जीएसटी वाला काम किसी को नहीं आता, या जीएसटी का सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता है, या कुछ चीजें करने नहीं आती, या कुछ आज नया कोई मेथड आ गया वो करना नहीं आता, टेक्नोलॉजी बदल गई उस पर काम करना नहीं आता, तो जॉब नहीं मिलती है। सच में ऐसा होता है बेटा। तो हर सेक्टर में ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स चलाने नहीं आते, या कुछ नया कुछ काम करना नहीं आता, तो जॉब नहीं मिल पाती।
तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो वो जो प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस देती है, उसकी डिमांड मार्केट में खत्म हो गई, तो वो इंडस्ट्री इंप्लॉय क्यों रखेगी, वो निकाल ही देगी इंप्लॉइज को भी। इंप्लॉइज क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड, ड्यू टू डिमांड का पैटर्न ही बदल गया। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो चेंज इन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओल्ड टेक्नोरेंट, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, पुराने टेक्निक पे काम करना जानते हैं, नई पे काम करना नहीं जानते, उनको जॉब नहीं मिलती है, उन्हें निकाल दिया जाता है। दूसरा, बिकॉज विच सर्टेन इंडस्ट्रीज आर क्लोज डाउन एंड द वर्कर्स आर थ्रोन आउट। जब डिमांड का पैटर्न बदल जाए, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट में पिट गया बिल्कुल, तो इंडस्ट्री फिर क्या काम करेगी? फिर वर्कर्स को क्यों रखेगी, सैलरी फालतू की क्यों देगी, निकाल देगी लोगों को। तो ये दोनों रीजन की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में होती है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों। आपने देखा कभी कुछ लोग, अच्छा जनरली एक दिन में कितने घंटे काम करना होता है? क्या मैन डेज होते हैं? हमें पता है कि 8 घंटे एक दिन। तो 8 घंटे एटलीस्ट काम करना चाहिए हर इंसान को, और 8 घंटे जरूर, हर ऑफिस में देखा होगा आपने कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो अगर कुछ लोग पूरे दिन में 8 घंटे काम नहीं कर पाते, बेचारों को 4 घंटे काम मिलता है या 3 घंटे का काम मिलता है, तो वो फुल टाइम वर्कर तो नहीं है, वो है अंडर एम्प्लॉयड। जो 8 घंटे काम नहीं करते, 3-4 घंटे काम करते हैं, तो वो बोलते हैं उसको हम अंडर एम्प्लॉयड। वो दिख रहे हैं 3-4 घंटे में घर आ गए, हाँ दिख रहे हैं कि कम काम करके आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं 8 घंटे काम करते हैं फिर भी अंडर एम्प्लॉयड कहलाते हैं। बोलो क्या, कैसे? उन्हें बोलते हैं इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड, जो नहीं दिखते कि वो अंडर एम्प्लॉयड है, पर काम पूरे 8 घंटे कर रहे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए यार, किसी पर्सन के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और वो ई रिक्शा चला रहा है या कोई टैक्सी चला रहा है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड है। उसके पास वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास है, वो जॉब कर सकता है किसी कंपनी के अंदर, पर जॉब मिली ही नहीं। अकेला क्या करेगा बेचारा, वो काम तो करना है, पैसे तो कमाने हैं, तो वो कुछ और काम करने लगता है अपनी एबिलिटी से कम। वो भी अंडर एम्प्लॉयड कहलाता है, पर वो दिखता नहीं, वो इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जितना टाइम होता है उससे कम काम करना। अब दो तरह की होती है ये, विजिबल और इनविजिबल। कुछ लोग दिखते हैं कि अंडर एम्प्लॉयड है, कुछ लोग नहीं दिखते। दोनों बातें बताऊंगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट is a situation in which a worker does not get full-time job. He remains unemployed for some months in a year or some hours every day. ठीक है? अब दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा देखा गया कि एक्सट्रीमली अंडरएम्प्लॉयड कौन है? इफ यू वर्क ओनली अप टू 28 आवर्स अ वीक, 8 घंटे एक दिन के लगा लो, लगभग मैं बोलता हूं कि 48 से 56 घंटे काम करना चाहिए एक घंटे एक वीक में, लेकिन 28 घंटे ही काम कर रहे हो, तो वो एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है? इफ अ पर्सन वर्क बिटवीन 29 टू 42 आवर्स पर वीक, ही इज प्लेस्ड इन कैटेगरी ऑफ लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट। है अंडर एम्प्लॉयमेंट में 42 घंटे से ज्यादा काम करना चाहिए, लगभग 48 घंटे हम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, द कंडीशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड when person is engaged in part time job. ऑब्वियसली पता है पार्ट टाइम जॉब क्या होती है, 8 घंटे की तो नहीं होती ना। when a person engage in part time job, लेकिन काम कर सकता है वो पूरे दिन, पर काम उसे मिला नहीं हुआ, या वो खुद ही 4 घंटे काम कर रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है बेटा। when income of person increases after shifting to other occupation from their existing occupation, अंडर एम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है बेटा। अंडर एम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, एक विजिबल और एक इनविजिबल। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबल क्या है? जब कोई 8 घंटे काम कर सकता है और वो 4 घंटे काम करके आ रहा है, वो दिख रहा है कि वो कम काम करके आ रहा है। इन दिस केस पीपल वर्क लेसर देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे। इन इंडिया नॉर्मली वर्क फॉर 8 आवर्स, लोग 8 घंटे काम करते हैं। इफ यू फाइंड जॉब ओनली फॉर 4 आवर्स अ डे, ही विल बी डीम्ड एज विजिबल अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड, पूरी तरह से वो काम नहीं कर रहा पूरे दिन के लिए। इनविजिबल क्या होता है? इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम बट देयर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटीज। एमए की डिग्री है, बीए की डिग्री है, पियोन का काम कर रहा है, तो वो क्या है? अंडर एम्प्लॉयड है, पर वो दिखता नहीं है क्योंकि वो 8 घंटे काम करता है। सब कोई बताएगा थोड़ी सब किसी को मेरे पास एमए की डिग्री। समझ में आ रहा है?
ये समझ में आ गया आपको? अब तक हमने पढ़ा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन टाइप्स में। ओपन के बाद हमने पढ़ा बेटा विजिबल, इलिजिबल, अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और स्ट्रक्चरल पढ़ लिया हमने। अब आता है बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी बात समझना, टेम्परेरी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ लेबर फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब। या हम बोलते हैं कि मान लीजिए किसी को पर्सनल रीजन है और 1 महीने की छुट्टी चाहिए, 1 महीने के लिए जॉब छोड़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयड तो कहलाएगा। फ्रिक्शनली, टेम्परेरी, बाद में फिर ज्वाइन कर लेगा। ऐसा कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं जॉब चेंज करूं, एक जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन करूं, इस प्रोसेस में बीच में कुछ दिनों के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उसे बोलेंगे फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो, वापस ज्वाइन तो करेगा ही ना। उसके अलावा वर्किंग लेडीज गेटिंग मैरिड, तो कम से कम 15 दिन की छुट्टी तो लेते ही हैं, मे डिसाइड टू रिमेन आउट ऑफ जॉब फॉर अ कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स, उसे भी क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड, बाद में ज्वाइन करेंगे। ये बहुत सिंपल है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये लास्ट है। इसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आज की क्लास का लास्ट है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइकिल समझते हो? बिजनेस साइकिल सुना है कभी? हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कभी बूम, कभी रिकवरी, कभी पीक, कहां कहां हम चलते हैं। इकोनॉमी में साइकिल चलता है, बिजनेस साइकिल चलता है, फेजेस अलग अलग चलते हैं। रिसेशन, डिप्रेशन समझते हो? मंदी का समय, मार्केट बिल्कुल डाउन है। बूम समझते हो? मार्केट बहुत अप है, उठी हुई है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होता, सब लोगों को जॉब मिली होती है, हर में कुछ ना कुछ कोई काम मिल ही जाता है किसी को। लेकिन मैं अगर बात करूं रिसेशन की, मैंने बोला ना रिसेशन क्या है? आपके नेबर की जॉब चली गई। डिप्रेशन क्या है? आपकी भी चली गई। तो मैं बोल रहा हूं रिसेशन डिप्रेशन में जब डिमांड नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, इकोनॉमी डाउन टर्न में होती है, मंदी चल रही है मार्केट में, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ड्यू टू रिसेशन या ड्यू टू डिप्रेशन अगर किसी की जॉब जाती है तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस साइकिल की वजह से जॉब गई है। मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, अपने आप आया साइकिल, तो अपने आप आया। तो इट अकर्स ओइंग टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। फेज ऑफ बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन भी आता है, रिकवरी भी होती है, फिर पीक भी आता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमी के। बूम का मतलब क्या है? हाई डिमांड, हाई प्रोडक्शन, हाई इंप्लॉयमेंट वहां पे होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी वहां पर नहीं होती। रिसेशन इज अ फेज व्हेन देयर इज लिक्विडिटी क्रंच, कैश की कमी होती है, फंड्स की कमी होती है, लोन आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, वहां पे इंप्लॉयमेंट कम होनी शुरू हो जाती है। जब डिप्रेशन आता है ना, तो जॉब जाने लगती है, कट इन आउटपुट, कट इन एम्प्लॉयमेंट, उस समय पर जॉब चली जाती है ऑलमोस्ट सब लोगों की। तो रिकवरी इज अ फेज व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट पिकिंग अप, वो रिकवरी होता है, वहां जॉब बढ़नी शुरू होगी। तो इस साइक्लिकल फेज में जब भी लोग अनएम्प्लॉयड हुए, समझ जाओ बिजनेस साइकिल की वजह से, वो लोग साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट के पार्ट। मेरी बात समझ में आई? कब होगा ऐसा? रिसेशन में या डिप्रेशन। ठीक है, ये आपका टॉपिक फिनिश होता है बेटा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमने आज क्या क्या पढ़ा दोस्तों? हमने जॉबलेस ग्रोथ पढ़ा, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है और गवर्नमेंट क्या मेजर ले सकती है उसके लिए, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।